मैं डिबुल्स। बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पास हैं और एक बड़ी मूव के लिए यानी पोजिशनली पोर्टफोलियो के लिए मल्टी बैगर मूव के लिए जो स्टॉक्स रेडी हो रहे हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। और प्लस उस स्टॉक को ढूंढा कैसे जा सकता है, उसके सेक्टर स्पेसिफिक पहले ढूंढना कैसे जरूरी होता है, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे सो दैट आपको एक ओवरव्यू होगा और कुछ बैकग्राउंड स्टडी जो मैंने एक उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर करी है उस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं तो आपको पता है कि आपको लाइक और शेयर करना है, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपको फटाफट से सब्सक्राइब करना है सो दैट आपको आगे की भी नोटिफिकेशंस वीडियो में आते रहें। ठीक है। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं पहले एक बैंक निफ्टी का ओवरव्यू दूंगा। बैंक निफ्टी मैंने पुरानी वीडियोस में भी शेयर करा था, और बिकॉज इतने दिनों से कोई खास मूवमेंट नहीं आ रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बिकॉज जेनरिक व्यू देकर के कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक क्वालिटी ना हो उस चीज में तब तक कोई भी चीज शेयर आई थिंक नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पर क्लोजली वॉच करोगे तो काफी टाइम से 36,200 पे एक रेजिस्ट कर रहा था। अ, वही लेवल दोबारा आया जब मैंने एक पूरा व्यू भी पहले क्लियर लास्ट टाइम क्लियर करा था 36,200 को। जब उसने ब्रेक करा तो बड़ी ही स्ट्रांग मूव दी, ऑलमोस्ट 37,100 200 के आसपास इसने मूव दिखाई। ठीक है। फिलहाल के लिए 36,200 जो है एक बहुत ही अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट बन गया है बैंक निफ्टी के लिए। किसी वजह से भी अगर ये नीचे की तरफ मिलता है तो इसके एक्सपेक्टेड सिनेरियो कुछ इस तरीके से निकल सकता है बैंक निफ्टी का। ठीक है। तो एक ये छोटा सा व्यू था बैंक निफ्टी का, ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम अपने स्टॉक्स के ऊपर आएंगे जो स्टॉक मैंने देख रखा है और मुझे लगता है कि उसके अंदर एक मूव मिल सकती है। ठीक है। सो स्टॉक पे जाने से पहले मैं आपको उसके सेक्टर के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, सो दैट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ ये सेक्टर ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो वो उसका स्टॉक भी उसी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले है निफ्टी रियल्टी। ठीक है। अगर आप काफी टाइम से ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि निफ्टी रियल्टी जो है बहुत अच्छे मूव्स मिल रहे हैं निफ्टी रियल्टी में पुराने काफी दिनों से। और वीकली बेसिस पे निफ्टी रियल्टी ने अपना एक मल्टीपल टॉप का एक पैटर्न था जो ब्रेक कर चुके हैं। ठीक है। मल्टीपल टॉप्स कैसे थे? एक टॉप बनाया था उसने अराउंड 2018 जैन में, फिर अभी एक रीसेंट टॉप, देन उस रीसेंट टॉप को बनाने के बाद जब वो ब्रेक करा, रादर उसको वो रीटेस्ट करने के लिए भी आया, आपको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी दी और सडनली एक अपमूव। ठीक है। अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम के हटा करके मंथली टाइम फ्रेम खोलता हूं तो ये कुछ हद तक एक इस तरीके का पैटर्न बना रहा है विच इज कॉल्ड अ राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ठीक है। जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न में। ऊपर बेसिकली राउंडिंग बॉटम पैटर्न में होता क्या है कि एक स्टॉक एक पर्टिकुलर जोन में काफी टाइम तक घूमने के बाद अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू करता है जब उसके रेजिस्टेंस लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं। फिलहाल निफ्टी रियल्टी के जो एक्चुअली रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुए हैं वो अराउंड 360 और लेवल्स के आसपास इसके जो लेवल्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, और अभी जो ये रास्ते खोल रहा है अपने, वो मुझे लगता है कि 500 550 और लेवल्स के ओपन हो रहा है। फर्दर इसको रिव्यू करेंगे जब ये 500 550 और लेवल्स के आसपास ये आ जाएगा। ठीक है। निफ्टी रियल्टी के साथ में ही इससे ही मिलता जुलता एक और सेक्टर है विच इज इंफ्रा। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सेम कुछ इस तरीके का ही पैटर्न बना रहा है। रादर इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी अपने एक जोन के अंदर घूमने के बाद एक अपमूव अपनी चालू करी। ठीक है। तो 4852 के आसपास अभी इसका करंट सीएमपी चल रहा है। जो इसने एक्चुअली ब्रेकआउट दिया था वो अपना अराउंड 3600 3650 और लेवल्स के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है। ये तो हो गया एक सेक्टर का व्यू। अब आपको लगेगा कि मैं सेक्टर का व्यू तो मेरे को मिल गया, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स ढूंढूंगा कैसे? मुझे कैसे पता चलेगा कि इन सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? अभी देखो, मैंने तो खाली एक या दो स्टॉक्स निकाल के मैं आपको इस बारे में बता सकता हूँ, बट अगर आपको अपनी एक स्टडी करनी है और अपना एक कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए बेटर ये रहता है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करो और वहां से आपको सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स मिल सकते हैं। ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको NSEindia.com पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको NSEindia.com पे मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है व्यू ऑल इंडाइसेस पे। इंडाइसेस पर आने के बाद आपके पास सेक्टर्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। ठीक है। तो रियल्टी सेक्टर में अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, उनकी वेटेज, उनमें वॉल्यूम, किस तरीके से कौन कौन से स्टॉक्स ने क्या परफॉर्म करी है, 52 वीक हाई क्या था, 52 वीक लो क्या था, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है।
कुछ ये स्टॉक्स हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, सनटेक, डीएलएफ, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड, शोभा, ये स्टॉक्स हैं जो आपको निफ्टी रियल्टी के अंदर हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ से एक ओवरव्यू मिल गया कि स्टॉक्स को एक्चुअली ढूंढा कैसे जा सकता है, ठीक है। बट अब हम आ जाते हैं कि मैंने कौन से ऐसे स्टॉक्स ढूंढे हैं जो मुझे लगता है कि एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो मैंने उनकी एक जेनरिक एक स्टडी करी है वहां से भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली ये स्टॉक क्यों आगे के लिए भी परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहला स्टॉक है मेरे रडार पे, दिस इज डीएलएफ, ठीक है। मैं अगेन मंथली टाइम फ्रेम में बताऊंगा बिकॉज मेरा जो व्यू है वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के ऊपर है। मुझे लगता है कि एक स्टॉक जो ऊपर की तरफ तेजी से मूव कर सकता है वो और लंबे टाइम में जो टारगेट्स हैं वो भी बहुत बड़े होंगे। कोई इंट्राडे व्यू नहीं है कि 1-2 रुपए 3 रुपए अगर ऊपर नीचे हुआ तो स्टॉक एकदम से गिर गया और फिर वो एग्जिट होने वाले चांसेस, ऐसा नहीं है। मल्टी ईयर व्यू में, मल्टी ईयर ब्रेकआउट में बेसिकली जो स्टॉक है वो अपने पुराने ब्रेकआउट लेवल्स को जब वो ब्रेक करता है तो वहां से जो टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े टारगेट्स निकलते हैं उसमें, ठीक है। मतलब 2x तो कहेंगे कि बहुत छोटी सी चीज है एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। तो आप उससे आपसे इमेजिन कर सकते हैं कि टारगेट कैलकुलेशन क्या आ सकती है, ठीक है। डीएलएफ सेम चार्ट बना रहा है जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि डीएलएफ बेसिकली एक राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न बना रहा है और कुछ इस हद तक जा सकता है, ठीक है। राउंडिंग बॉटम में अगेन मैंने आपको बताया कि काफी सालों तक जो स्टॉक है वो एक पर्टिकुलर जोन के अंदर एक्यूमुलेट करता है। डीएलएफ बेसिकली 2009 से एक्यूमुलेट कर रहा है। अगर हम एक एक ऑड लेवल से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 440 ऑड लेवल से नीचे की तरफ 132, ठीक है। तो 130 रुपए से लेकर के 440 ऑड लेवल्स के आसपास से डीएलएफ अराउंड 2009 से एक्यूमुलेट कर रहा है और अब 2021 आ गया है, जो कि एक सेक्टर वाइज भी मूव, जिसके अंदर जो हमारा अगर हम सेक्टर वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर उसमें भी एक मूव दिख रहा है, प्लस स्टॉक यहां से ओवरऑल स्ट्रांग दिख रहा है। मैं इसके एक मंथली लेवल्स अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूं तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है विच इज अराउंड 379 ऑड लेवल्स। ऑन दी कंजर्वेटिव साइड 380 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल्स को यहाँ से ब्रेक कर देता है तो यहाँ से एक अप मूव अच्छी इसमें मिलनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि यहाँ से अराउंड मैंने आपको पहले भी टारगेट्स का एक आइडिया बताया कि 2x इज अ वेरी स्मॉल थिंग जो ऐसे पैटर्न में या इस तरीके के व्यू में निकाले जा सकते हैं, ठीक है। पहला स्टॉक तो हो गया डीएलएफ। इसके बाद एक और स्टॉक, डीएलएफ के बाद मेरे रडार पे जो स्टॉक है वो है मैन इंफ्रा, ठीक है। मैन इंफ्रा को अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर देखूंगा तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि मैन इंफ्रा जो है अपने पिछले 11 साल के ब्रेकआउट के पास आ रहा है। जो लेवल उसने टेस्ट करा था 2010 में, वही सेम लेवल वो टेस्ट करने के लिए आ गया है 2021 में, ठीक है। तो पिछले 11 साल पहले क्या हुआ था कि एक पर्टिकुलर लेवल पे अराउंड 75-76 ऑड लेवल्स के आसपास मैन इंफ्रा ने अपना एक हायर लेवल बनाया, वहां से किसी वजह से गिर गया। नीचे गिरने के बाद दोबारा वो अपने उन लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए आया अराउंड 2018 में, और वो वहां से गिरने के बाद दोबारा अब 2021 में उन लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए एक किसी भी चीज में, देखो, क्योंकि अगर एक बारी वहां से गिरा, ठीक है, अंडरस्टूड की एक हिस्टोरिकल लेवल था, वहां से स्टॉक गिर गया, कोई बात नहीं, ठीक है। वो दूसरी बार भी उस लेवल पर गया था और लोगों को दिखाया कि देखो भाई मैं ब्रेकआउट दे सकता हूं, बट उस स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है। अभी आपको कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर ये स्टॉक अभी फिलहाल जो इसका क्लोजिंग प्राइस है दिस इज 74.20, आई फील ऑन दी कंजर्वेटिव साइड अगर ये स्टॉक एटलीस्ट 76-77 ऑड लेवल्स के ऊपर जाकर के अगर ये सस्टेन होता है, वहां पर एटलीस्ट वेट करना चाहिए, बिकॉज फर्दर भी ऐसा सिनेरियो जो पुराने सिनेरियो में आया कि स्टॉक यहां से नीचे आ गया, वो सिनेरियो भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर हमारा 4-5% का मूव मिस हो भी जाता है तो आई फील मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज मैंने अगेन आपको बताया कि इस तरीके का अगर पैटर्न बन रहा होता है तो 2x इज अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स, और यहाँ पर टारगेट्स बहुत बड़े निकल सकते हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिकली कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। 77 ऑड लेवल्स के ऊपर जाकर के अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो यहां से मैंने आपको टारगेट बता दिया कि 2x इज अ वेरी स्मॉल थिंग और जो स्टॉक्स अप मूव दे सकता है। एक चीज जो मैं इन स्टॉक्स के बारे में पढ़ रहा था, जो मेरे को नजर भी आई, मैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर रहा था। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बड़े प्लेयर्स को फॉलो करता हूं या मेरा कोई व्यू है कि बड़े प्लेयर्स ले रहे हैं तो ही वो स्टॉक जो है एक अच्छी मूव दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं होता।
मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर रहा था तो वहां पे मैंने नोटिस करा कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, उनका एक स्टेक है। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा कि कौन से ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिनका इसमें स्टेक है। और क्योंकि जब बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कहीं पर भी, तो आपको एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाता है कि यस, जो स्टॉक है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। टेक्निकल्स के बारे में, बिकॉज हमें टेक्निकल समझना जरूरी है, हमें जो एक्चुअल भाव है, जो प्राइस है, वो हमें टेक्निकल के बारे में बेसिस पे पता चलेगा। बट फंडामेंटली बैक्ड अप है, बिकॉज बड़े प्लेयर्स का कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। और वो एक स्टेबल उनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो वहां पर मेंटेन हो रही है। ठीक है। सो हम स्पेसिफिक उसके ऊपर नहीं जाएंगे कि बड़े प्लेयर्स उसके अंदर हैं, हम अपने चार्ट्स के ऊपर, अपने नंबर्स के ऊपर, अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर जाएंगे और वहां पर हम समझेंगे कि एक्चुअली हमें स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको ओवरऑल एक व्यू क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये ओवरऑल वीडियो पसंद आई होगी। इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।